नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित पाश्चात्य काव्यशास्त्र का भाग 5 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो ये आज के वीडियो में हम बात करेंगे आई.ए. रिचर्ड्स के बारे में, उनका मूल सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत और काव्य भाषा सिद्धांत के बारे में। नमस्कार महेश जी और मंजली जी, गुड इवनिंग। तो क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि आपको पता ही है क्विज आज थोड़ा देर तक हुई थी, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। ये क्लास भी थोड़ी सी उसी चक्कर में लेट हो गई। तो चलिए, जो भी है लाइव शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं यूजीसी नेट हिंदी से संबंधित, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रतिदिन सुबह 7 बजे और रात 9 बजे। तो 2 क्लासेस हमें इसलिए करनी पड़ रही हैं क्योंकि हमें जल्दी से इसका सिलेबस खत्म करके पेपर 1 में जो यूनिट्स रह गई हैं और ख़ासकर मैथ सेक्शन जो है उसको क्लियर करना है। मैथ में जो भी क्वेश्चन आते हैं जिस तरह के, उन्हें क्लियर करना है। तो सुबह की क्लास उसी से संबंधित रखा करेंगे। तो लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही करेंगे उसको शुरू। तो इसलिए 2 क्लासेस महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो कल हमारा पाश्चात्य काव्यशास्त्र समाप्त हो जाएगा, उसके बाद इकाई 5 शुरू करेंगे। कृष्णा जी हेलो, नमस्कार। तो आज का जो सिद्धांत है वो आई.ए. रिचर्ड से संबंधित है। मूल सिद्धांत उनका और संप्रेषण सिद्धांत और काव्य भाषा सिद्धांत क्या था, और उनके बारे में थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी, ये कौन थे और इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे और इनसे किस तरह से प्रश्न आते हैं, वो सभी को डिस्कस करेंगे। तो जो भी क्लासेस अगर आपने ज्वाइन नहीं की हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको पीडीएफ चाहिए है तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप या टेलीग्राम ज्वाइन कर ले तो वहाँ आपको प्राप्त हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि संबंधित है आई.ए. रिचर्ड्स यानी ईवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स के बारे में। तो इनका जो जन्म हुआ था 1893 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1979 में। और ये पाश्चात्य समीक्षकों में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और ये अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे हैं। तो ये भी बहुत दिलचस्प बात है कि इंग्लिश के ये प्रोफेसर रहे हैं वहाँ पे, और इन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी। और वहाँ पर ही जब ये थे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, तो वहाँ पर ही इन्होंने लगभग दर्जन भर ग्रंथ लिखे थे। 1 दर्जन ग्रंथ लिखे थे, लगभग 12-13 ग्रंथ लिखे हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इनमें से कौन कौन से ग्रंथ जो महत्वपूर्ण हैं वो हमारे डिस्कस कर लेते हैं एक बार। कौन से हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो सबसे ऊपर दिया गया है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है, इसका हिंदी अनुवाद अगर करें तो साहित्य समीक्षा के सिद्धांत। तो ये इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो इसे बिल्कुल ध्यान रखें। और ये 1924 में इसका प्रकाशन हुआ था और ये रिचर्ड्स का ग्रंथ है। और इससे अलग इनके जो ग्रंथ हैं, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स 1922 में प्रकाशित हुआ है, द प्रिंसिपल ऑफ मीनिंग 1923 में, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924, और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है 1929, और साइंस एंड पोइट्री 1926 में प्रकाशित हुआ है, द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक जो है 1936 में प्रकाशित हुआ है। तो ये इनके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इसमें से जो द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक है, ये ग्रंथ उनके साथ सहलेखन में इन्होंने लिखा था। तो इनके सहलेखन में थे C.K. आर्डिंग और जेम्स वुड। और एक और ग्रंथ जो है द मीनिंग ऑफ मीनिंग, ये भी C.K. के ही सहलेखन में ही इन्होंने लिखा था 1923 में। तो इन दोनों को ध्यान रखें। ये ग्रंथ कहीं ऐसा आ गया कि किसके सहलेखन में लिखे थे, तो वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और रिचर्ड्स ने सौंदर्य को वस्तुनिष्ठ न मानकर पाठक या दर्शक पर पड़ने वाले प्रभाव के रूप में इन्होंने देखा है। तो वही हम आज इनका डिस्कस करने वाले हैं। तो अंग्रेजी साहित्य में पहली बार व्यापक और व्यवस्थित सौंदर्य शास्त्र के निर्माण का श्रेय इनको दिया जाता है। तो इनका मूल सिद्धांत क्या है? तो वैसे पाश्चात्य आलोचकों में रिचर्ड्स का जो स्थान है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वैसे तो ये मनोवैज्ञानिक थे, मूल्यवादी समीक्षक हैं, लेकिन इन्होंने साहित्यिक योगदान भी इन्होंने काफ़ी कुछ दिया है। उसमें काफ़ी सारी रचनाएं लिखी हैं बहुत अच्छी, और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखते हुए ही उन्होंने रचनाएं लिखी हैं। और इन्होंने जो
ब्रेडले थे उनका सिद्धांत था, कला सिद्धांत, उसका खंडन करते हुए अपना मूल सिद्धांत स्थापित किया था। तो इनका एक मत था कि जो इनका कहना था कि आज जब प्राचीन परंपराएं टूट रही हैं और मूल्य विघटित हो रहे हैं, तब सभ्य समाज कला और कविता के सहारे ही अपनी मानसिक व्यवस्था और संतुलन बनाए रख सकता है। यानी जो समाज में जिस प्रकार का विघटन हो रहा है, मूल्य एकदम खत्म हो रहे हैं, उस समय एक सभ्य समाज जो है वो सभ्य समाज का वो कला और कविता के माध्यम से ही, उसके सहारे से ही अपनी मानसिक व्यवस्था को संतुलित रख सकता है। सभी समाज में संतुलन उसके आधार पर ही काव्य के द्वारा ही बनाया जा सकता है, ऐसा इनका मानना था। और इनके जो विचार हैं, इन्होंने रिचर्ड्स के विचार जो थे, उन्होंने साहित्यिक समीक्षा के सिद्धांत के उन्होंने कहा था कि 2 स्तंभ होने चाहिए, एक मूल्य और दूसरा संप्रेषण। तो ये दोनों ही इसमें हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, एक तो मूल्य सिद्धांत, दूसरा संप्रेषण सिद्धांत। तो उन दोनों को डिस्कस करेंगे और देखते हैं मूल्य सिद्धांत इनका क्या है। तो रिचर्ड्स का मत है कि समाज में मूल्यों की स्थापना अधिकांश व्यक्तियों को बिना किसी पारस्परिक विरोध के उनकी प्रमुख प्रेरणाओं को संतुलित करने के लिए होती हैं। तो ये मूल्य जो है वो व्यक्ति की जो प्रेरणा होती है उसको संतुष्ट करने के लिए होते हैं। वो किसी व्यक्ति की पारस्परिक विरोध के द्वारा या उनके अंदर एक तरह से नैतिक मूल्य जो है, नैतिक भावना जो है वो स्थापित करना ही मूल्य का निर्माण करना होता है। तो जो उनकी प्रेरणाओं को संतुष्ट करने के लिए नियम बनते हैं, उन्हीं को ही नैतिक नियम कहा जाता है। तो नैतिक यानी अच्छा या फिर मूल्यों का अर्थ ये होता है कि जो सभी को प्रेरणा दे सके, जो प्रेरणास्पद हो, वही प्रेरणाप्रद हो, तो वही मूल्य सिद्धांत है। जिससे हमें कुछ प्रेरणा मिल रही है वही नैतिक है, वही अच्छा है। तो मूल्य का तात्पर्य यही होगा। और रिचर्ड्स कहते हैं कि चूंकि कोई भी वस्तु जो किसी एक इच्छा को इस प्रकार शांत करे कि उससे उसके समान या अधिक महत्वपूर्ण इच्छा का अवरोध नहीं होता है, वही मूल्यवान है। तो इनका ऐसा मानना है कि बिना किसी को अवरोध नहीं हो जिसके बारे में किसी का भी, और उसके अंतर्गत कुछ ऐसे मूल्य विकसित कर देना, उसके अंदर ऐसी भावना विकसित कर देना जिससे उसका भला हो सके, समाज का भला हो सके, वही मूल्य का स्थापन करना है, मूल्य स्थापित करना हो जाएगा। और मूल्य शब्द जो है ये अर्थशास्त्र और राजनीतिक अर्थव्यवस्था का शब्द है वैसे तो, लेकिन इस शब्द का क्षेत्र जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो काफ़ी बड़ा है। और जब साहित्य में इसका प्रयोग होता है तो साहित्य में इसका यही है कि मूल किसी वस्तु का वह धर्म है जिसमें उसका परिसंचरण अथवा रुचि निहित हो। यानी किसी की भी अंदर जो रुचि से जो कुछ किया जा रहा है कार्य, जो हमें रुचिकर लग रहा है, चाहे आप जैसे पढ़ रहे हैं तो आपको अगर रुचिकर लग रही है वो चीज़, तो वो आपके लिए मूल्यवान है। और रुचि आपको कुछ आनंद प्रदान कर रहा है, कुछ आपका भला कर रहा है, तो वही मूल के संबंधित इनकी मान्यता यही थी कि किसी दर्शक पर पड़ने वाला जो प्रभाव है वो किस प्रकार से पड़ रहा है, उससे ही इनका संबंध था। बाकी इन्होंने कुछ और इनके मत हैं कि रिचर्ड्स के मतानुसार कोई भी ऐसी वस्तु जो किसी महत्वपूर्ण इच्छा को बिना कुंठित किए किसी इच्छा की पूर्ति करती हो वही मूल्यवान है। यानी सामने वाले की कोई भी इच्छा है उसका दमन ना करते हुए उसकी इच्छा की पूर्ति कर रही हो, उसकी जो भावना है उसकी पूर्ति कर रही हो, तो वही मूल्यवान चीज़ होगी। और वास्तविक मूल्य और मूल्य की अनुभूति पर्याप्त है। इसका अर्थ यही है कि वास्तविक मूल्य जो है वो मूल्य की अनुभूति है। बाकी काव्य कला को सर्वोत्तम रूप प्रदान करने के लिए कवि की मनोवैज्ञानिक अनुभूति के द्वारा मूल की स्थापना सामाजिक दृष्टि से हितकर होनी चाहिए। तो इनका कहना था कि काव्य कला को अगर हम सबसे उच्च रूप प्रदान करते हैं, सर्वोत्तम रूप प्रदान हमें करना है, तो वो मनोवैज्ञानिक अनुभूति को उसको आधार बनाना चाहिए, उसकी स्थापना करनी चाहिए। और मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति को इस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए कि वो कुछ इस तरह का कवि जो है, मुख्यतः इनका कवि से संबंधित था कि जो कवि जो है उसको इस प्रकार की रचनाएं लिखनी चाहिए जो सामाजिक दृष्टि से हितकर हो, समाज का हित कर सकें। तो बाकी एक और इन्होंने कहा था कि काव्य में भावोत्तेजक भाषा के विशिष्ट शब्दों से उसके अंदर का परस्पर विरोध
आवेगों व संवेगों का सामंजस्य बना रहता है और उसमें मूल्यवान सौंदर्यानुभूति हो जाती है और यही मनोवैज्ञानिक काव्य है। तो रिचर्ड्स ने सौंदर्य को वस्तुनिष्ठ न मानकर जो पाठक पे प्रभाव पड़ रहा है या फिर दर्शक पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसके रूप में हमें देखने को कहा है, उसके रूप में देखने का आग्रह किया है। तो इनका यही मानना था कि सौंदर्य की वस्तु सौंदर्य जो है, सौंदर्य की स्थिति वो किसी वस्तु में नहीं होती, बल्कि जो पाठक है या दर्शक है उसके मन में पड़ने वाला जो प्रभाव है वही सौंदर्य बोध से तात्पर्य इनका यही था। तो मूल रूप से मूल सिद्धांत जो है वो वही है कि इच्छाओं की संतुष्टि पर आधारित होना चाहिए और आवेगों में संतुलन कर सके वो और समाज का हित कर सके। और आवेग जो है वो विरोध और जो आवेग जो है वो एक दूसरे को की संतुष्टि में बाधक ना बने और ना ही वो निराशा का कारण बने। तो कवि को इस प्रकार से रचना लिखनी चाहिए कि जो किसी के आनंद प्रदान कर सके, ना कि ऐसा हो कि उस पर दर्शक के मन पे कुछ कुंठा का भाव हो जाए उनके, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि जो उनके अंदर के भाव हैं उनको जागृत कर सके, उनको बाहर निकाल सके। उसका जो श्रोता है, जो दर्शक है, उसको ऐसा प्रतीत हो कि हाँ यही चीज़ वो सेम फील करे, जैसा कवि ने लिखा है सेम वही फील करे। दर्शक के अंदर के जो आवेग हैं, विरोध हैं, आवेग हैं, संवेग हैं, उनके बीच सामंजस्य अगर स्थापित कर लेता है कवि, तो वही काव्य अच्छा है, वही काव्य समाज के लिए हितकर है, वही काव्य दर्शक और पाठक के लिए हितकर होगा। तो ये इनकी जो सिद्धांत है, इसका अर्थ है, जो मूल सिद्धांत है, इसकी अवधारणा यही है, मान्यता यही है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी इनका जो मूल सिद्धांत था इसकी भी बहुत सारी आलोचनाएं हुई, लेकिन इसका काव्यशास्त्र में बहुत महत्व है और हमारे सिलेबस में है, तो इसलिए हमें इसको देखना ही है। बाकी तो एक तरह से समझ जाए एक बार फिर से, मूल सिद्धांत वही है कि जो सभी के मन की जो क्षुब्ध वृत्तियां हैं उनको संतुष्ट कर सके और पाठक की जो आकांक्षाएं हैं उनको संतुष्ट कर सके। और मूल सिद्धांत जो है वो बहुत ही ज़्यादा इसीलिए महत्वपूर्ण है कि काव्य में अगर मूल्य नहीं है तो वो काव्य महत्वपूर्ण नहीं होगा। किसी दर्शक के लिए अगर हितकर नहीं है तो वो किस तरह का काव्य होगा। तो अगला है संप्रेषण सिद्धांत, इसको देख लेते हैं। तो संप्रेषण सिद्धांत को भी स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा था कि प्रेषणीयता में जो कुछ होता है वह यह है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में विभिन्न मस्तिष्क प्राय एक जैसी अनुभूति प्राप्त हो। तो ये कथन ये था कि जब कोई व्यक्ति है वो किसी वातावरण विशेष से, कोई कैसा भी वातावरण है उस पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, किसी व्यक्ति से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, किसी को अपना आदर्श रूप में अगर हम जैसे किसी को देखते हैं तो उसका हम पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगता है उसके विचारों का। तो और या कहें कि एक व्यक्ति है वो विशेष से, किसी व्यक्ति विशेष से बहुत प्रभावित होता है, तो दूसरा व्यक्ति है वो पहले व्यक्ति की क्रिया जो है उससे हो सकता है मैं उसको भी इम्प्रेस करे, वो उसे को बताए। उस तरह से एक दूसरे को संप्रेषण के आधार पर बताना या फिर समझाना, या एक दूसरे को जो अनुभूति हो रही है वही समझना। जैसे आपका कोई मित्र है जो वो अनुभव कर रहा हो वही अनुभव दूसरा आपका मित्र भी करने लगे, या फिर यहाँ की ही बात कर ले, जैसे मैं जो पढ़ा रही हूँ हो सकता है आपके लिए वो हित करो, आपकी वो समझ में आ रहा हो, लेकिन आपका मित्र कोई हो या आपकी मित्र जो उसका आपकी सहेली कोई हो वो उस चीज़ को नहीं समझ पाए। तो इस तरह से संप्रेषण जो है, पहला व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के प्रभाव से ही अनुभूति प्राप्त कर रहा है। लक्ष्मी जी गुड इवनिंग। तो सेम वही अनुभूति प्रदान करना, प्राप्त करना ही प्रेषणीयता कहलाता है। तो यही इसी से इनका अर्थ यही था कि जो विशेष परिस्थितियों में विभिन्न मस्तिष्क प्राय एक जैसी अनुभूति प्राप्त कर सके। तो जैसे एक उन्होंने उदाहरण भी दिया था कि जैसे कोई कवि है वो शरद ऋतु में कड़कड़ाती रात है और उसमें जाड़े से कांपती हुई और अपने नंगे पुत्र को गोदी में छुपाए हुए एक महिला को देखता है, तो वो उसकी असहाय स्थिति को देखकर उसके मन में काफ़ी दया का भाव आता है, वो काफ़ी व्यथित हो जाता है। तो जिसका वर्णन वो अपनी कविता के माध्यम से करता है, और अपनी व्यथा का वर्णन वो कविता के माध्यम से जब करता है तो पाठक जब भी उसको पढ़ेगा तो सेम वही अनुभूति करेगा जैसा कवि ने फील किया।
इस तरह से वो काव्य लिखना चाहिए। तो यही उनका संप्रेषण सिद्धांत है कि वो इस तरह से अपनी बात को कहना कि सभी के लिए वो समान रूप से सभी उसकी अनुभूति कर सकें। अगर जैसे मैं कोई चीज़ बता रही हूँ तो जैसे जो मैं सिद्धांत, जैसे संप्रेषण सिद्धांत है, अगर मैं आपको बता रही हूँ, आप भी सेम वही चीज़ समझें, आपके कोई दूसरे स्टूडेंट हैं वो भी सेम चीज़ अगर समझ रहे हैं, सेम अनुभूति कर रहे हैं किसी चीज़ की। एक ये तो बहुत छोटा सा अलग टाइप से एग्जाम्पल है, बस उसको वही उनका संप्रेषण सिद्धांत है कि एक जैसी अनुभूति करना मेन रूप से। कि कवि ने ऐसा कोई काव्य लिखा, कोई भी कविता है, चाहे राष्ट्रीयता से संबंधित किसी या किसी भाव से संबंधित, तो जैसा कवि फील कर रहा है वैसा ही श्रोता फील करे तो वही संप्रेषण कहा जाएगा और एक सार्थक संप्रेषण कहा जाएगा। अनुभूति का संप्रेषण उसी को ही हम कहेंगे। आई होप समझ में आ गया हो सभी को ही। तो संप्रेषण जो है वो तभी पूर्ण हो सकता है जब वो रोचक हो, रमणीय हो। किसी चीज़ में अगर हमें नीरसता लगेगी तो वो हमें पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, चाहे वो काव्य शास्त्र हो, चाहे साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र साहित्य शास्त्र की है, और कुछ भी हो, लेकिन हमें अगर कोई चीज़ रोचक नहीं लग रही है तो उसमें हमारा अगर वो हमारे लिए करना भी निरर्थक ही होगा। तो एक और इनका कथन है, उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस इसको थोड़ा सा और कर लेंगे। जब किसी वातावरण विशेष से कोई व्यक्ति प्रभावित होता है और दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति क्रिया से के प्रभाव से वैसी ही अनुभूति प्राप्त करता है तो उसे प्रेषणीयता कहते हैं। तो अब आपको ये जो जब यहाँ परिभाषा जब आप पढ़ेंगे दोबारा कभी, जब आपको नोट्स प्राप्त हो जाते हैं तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने क्लियर कर दिया है कि एक जैसी अनुभूति कभी जो है वो जब तक किसी स्थिति को उसको बिल्कुल खुद अनुभव नहीं करेगा तो वो किस तरह से वो कविता लिख सकता है किसी भाव पर। चाहे वो बेटियों के बारे में अगर कोई कुछ लिखना ही चाह रहा है, अगर वो उस तरीके का चाहे दहेज से संबंधित समझो या कोई भी टॉपिक ले रहा है, तो वो जब तक उस चीज़ को की अनुभूति नहीं करेगा, वो उस दर्द को महसूस नहीं करेगा, वो चीज़ के बारे में सेम उसी भाव से प्रदर्शित नहीं कर सकता, अपने वो भाव काव्य में नहीं प्रयोग कर सकता। तो अगर सबसे पहले महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि वो सेम अनुभूति करे, जिस प्रकार की अनुभूति जो सामने का स्थिति है उसमें जिस तरह का वातावरण है उसकी ही सेम अनुभूति करे, और जब जैसे कभी अनुभूति करेगा वैसे ही वो अपने श्रोताओं के तक पहुंचा पाएगा, अपने पाठकों तक पहुंचा पाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि स्वयं अपनी अनुभूतियों को एक समान जब वो संप्रेषण कर सकता है, दूसरे तक पहुंचा सकता है, वही एक संप्रेषण है। अगर मैंने जो फील किया अगर वो मैं अपने काव्य में नहीं उतार सकूं और वो आपको उस तरीके से नहीं लगे, नीरस लगे, बिल्कुल उससे कोई भाव उस तरह के या रस उस तरह का नहीं निकल कर आ रहा है, तो वो चीज़ वो संप्रेषण एक सार्थक संप्रेषण नहीं होगा। तो आवश्यकता यही है कि सभी कलाकारों को सजग रहने की आवश्यकता होती है और उसको स्वाभाविक रूप से अपने जो कृत्रिमता ना लाएं, कृत्रिमता लाएं भी तो इतना ना लाएं, इनका जो कहना था कि कृत्रिमता इतनी ना लाएं कि वो चीज़ उसको वो संप्रेषण सही से ना हो सके। तो बस यही इनका एक कथन था। सेम अनुभूति तभी हो सकती है जब उसमें एक जैसा सभी जब फील कर सके। अगला है काव्य भाषा सिद्धांत। ये क्या है इसको देख लेते हैं। तो रिचर्ड्स ने अर्थ और भाव के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करते हुए उसके 3 रूप स्वीकार किए हैं, जहां अर्थ भाव का बोधक हो, जहां अर्थ भाव की अनुभूति का सूचक हो और जहां प्रसंग विशेष के कारण अर्थ विभिन्न भावों का सूचक हो। तो ये तीनों जो हैं हम अभी डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने अर्थ और भाव के बीच यही संबंध जो स्पष्ट करते हुए उसके 3 ही रूप समझे हैं। तो एक और ये टॉपिक है, इसे भी देख लेते हैं एक साथ ही, उसके दोनों को फिर एक साथ ही क्लियर कर लेंगे। तो काव्य साधन की प्रक्रिया द्वारा काव्य प्रेरणा की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए रिचर्ड्स ने उसे 6 भागों में विभक्त किया है। कौन कौन से भाग हैं? नेत्रों द्वारा मुद्रित शब्दों की स्पष्टता व शुद्धता का बोध, और नेत्रों से प्राप्त संवेदनाओं के द्वारा बिंबों का बनना, और स्वतंत्र रूप से बिंबों को ग्रहण करना, और भाषा की अनुभूति, और विभिन्न वस्तुओं का बोध होना, और एक था दृष्टिकोण का प्रयोग। तो सबसे पहले क्या है, काव्य के द्वारा अपने जो भी अक्षर हैं सब
आपके द्वारा अक्षरों को, उनकी स्पष्टता को और शुद्धता का सबसे पहले उसका बोध होना ही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर उन अक्षरों से पाठक के मन में हम किस तरह का बिंब बना सकते हैं, किस तरह बिंब उभारना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पहले आएगा। और फिर रिचर्ड्स का यही कहना था कि किसी कविता को पढ़कर अगर अलग अलग पाठकों के मन में एक जैसे बिंब नहीं बनते हैं और सभी पाठकों के मन में अलग अलग बिंब बनेंगे, तो जाहिर सी बात है कि अलग ही अलग बनेंगे, एक जैसे नहीं बन रहे हैं तो अलग अलग बनेंगे, तो काव्य में मूर्त विधान का बहुत अधिक महत्व नहीं है, ऐसा इनका मानना था। और बाकी इनके ही अनुसार इनका एक मत था कि मूर्त विधान जन्य अनुभूति से भी अधिक महत्वपूर्ण भाव तत्व है, जिसके कारण विभिन्न पाठकों के अनुभव में समानता आती है। अनुभूति जो है, भाव जो है, वो इनके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जो संवेदना, जो ये लिखा है कि नेत्रों से संवेदनाओं के द्वारा बिंबों का बनना, तो जब वो कोई भी चीज़ सेम उस तरीके से देखते हैं, दो पाठक, दो से ज़्यादा जो भी पाठक हैं, वो किसी भी काव्य को देखते हैं, अक्षरों को देखते हैं, उनको पढ़ते हैं और वो सेम उनके अंदर बिंब बनता है, सेम वो चीज़ अनुभूति करते हैं, सेम फील करते हैं, तभी वो अनुभव में समानता जब आती है वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। यानी शब्दों के अर्थबोध और बिंब ग्रहण में हमें क्या कुछ कहा था, तो जो हमें अर्थबोध या काव्यार्थ का बोध होता है वही हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यही दृष्टिकोण है इनका काव्य भाषा सिद्धांत। तो भाषा इस प्रकार की होनी चाहिए कि सभी अच्छे से महसूस कर सकें, भाषा की अनुभूति कर सकें। दृष्टिकोणों का इस प्रकार से प्रयोग किया जाना चाहिए कि जिसे, जो भारतीय रस में इसको हम स्थायी भाव कहते हैं, तो स्थायित्व स्थापित हो जाना चाहिए। बाकी जो अलग अलग वस्तुएं हैं उनका बोध होना चाहिए। ये सब कुछ इनके, जो जैसा संप्रेषण सिद्धांत था सेम टू सेम उसी तरह से ये काव्य भाषा सिद्धांत है। बस थोड़ा सा है कि अर्थ का बोध कर सके, अर्थ की अनुभूति कर सके और अर्थ और भाव जो है उसी प्रकार से हम अनुभूति कर सकें। और जो भी विचारों में हो सकता है, जो इनका जो रिचर्ड्स का जो मत था, इनके मत के अनुसार अलग अलग जो कवि थे उन्होंने अलग मत माना है, उनका ऐसा मानना नहीं था, वो इनसे साथ इनके मत से सहमत नहीं थे, क्योंकि कुछ ने इनके मत को मुख्य माना है और कुछ ने गौड़ माना है। लेकिन इनके अनुसार बस यही था कि काव्यानुभूत में भावोद्दीप्त को लक्ष्य मानते हुए भी उसका उद्देश्य हमारे आवेगों को सुव्यवस्थित करता है, और रिचर्ड्स ने आनंद को काव्य का उद्देश्य नहीं माना है। तो वही अनुभूति हो सेम लेकिन आनंद हो ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना ही इनका कहना था। संप्रेषण सिद्धांत वही है, एक बार फिर से क्लियर कर दूं, कोई भी वस्तु अगर किसी की इच्छा की संतुष्टि कर सके तो वही मूल्यवान है, यही इनका मूल सिद्धांत है। और अगर संप्रेषण सिद्धांत की बात करें तो दो व्यक्तियों के बीच अगर समान अनुभूति हो रही है तो वो संप्रेषण सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, वो सेम वही एक समानता का संप्रेषण हो जाएगा, एक समान संप्रेषण कहलाएगा। बस यही इनका सिद्धांत था, कुछ इसमें खास नहीं है। हमें मेन चीज़ जो याद करनी है, इनकी जो रचनाएं हैं उन्हें ध्यान करना है, और रिचर्ड्स का जो जन्म हुआ है उसको याद करें। बाकी कुछ ज़्यादा नहीं है। मत आएगा तो मत से आप समझ गए होंगे किस प्रकार से क्या इनका मत था। तो यही आज का एक छोटा सा ये टॉपिक था, तो इसलिए सोचा आज ही क्लियर कर लें। तो रिचर्ड्स का ये काव्य भाषा सिद्धांत है, संप्रेषण सिद्धांत और मूल सिद्धांत था मेन। तो आई होप समझ में आ गया हो। अगर समझ में आपको उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक शुरू कर दें, और वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। मिलते हैं सुबह 7 बजे। कुछ ज़्यादा टॉपिक्स होंगे उसमें, सुबह की क्लास में थोड़ी बड़ी क्लास होगी, शायद 3-4 टॉपिक होंगे उसमें। जो कुछ है रूसी रूपवाद है, नई समीक्षा, मिथक, ये सब कुछ शायद उसी में ही